लेकिन इस देश का हिंदू इस दर्जे तक सेक्युलर है कि इस देश में एक अमुक लड़के की सड़क पर गर्दन काट के जिहादी तत्वों ने हत्या कर दी, लेकिन उसके पिताजी ने बाद में भी इफ्तार पार्टी रखी, इस तरीके की चीज़ें हुई। तो कहीं ना कहीं मतलब इस देश के अंदर लोगों के अंदर अत्यंत सहनशील कि आप हमारे परिवार के लोगों को नुकसान भी पहुंचा दो, पर फिर भी हम आपके सामने सजदे में झुकाकर बैठे हैं। जो इस देश भारत माता का अपमान करने वाला बयान देते हैं कि जो है हम भारत माता पर चप्पल पहन के इसलिए चलते हैं क्यों, ताकि भारत माता से हमें कोई गंदगी ना लग जाए, कोई बीमारी ना लग जाए। नमस्कार दोस्तों, हॉकफीड न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच मौजूद हैं हॉकफीड के एडिटर एंड चीफ शिवम शर्मा जी। स्वागत है सर आप। थैंक यू। आज सर स्टूडियो में हमारे बीच मौजूद इसलिए हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो है चुनाव का माहौल है और सर गांव वगैरह में दौरा करते रहते हैं, सर्वे करते रहते हैं कि जो है क्या स्थिति है गांव के अंदर और आखिर गांव की जनता क्या चाहती है, और जो ज़िले हैं 75 ज़िले जो उत्तर प्रदेश में हैं, आखिर ज़िलों में क्या हाल है। इन सब के बारे में हम सर से जानेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है, किसकी सरकार इस बार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। देखिए ऋषभ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो 76 डिस्ट्रिक्ट्स यानी कि 76 ज़िले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं, और अगर पूरे बात करें सारी सीटों की पूरे उत्तर प्रदेश में, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश भी आ जाता है, तो तकरीबन 403 के आसपास मैं समझता हूँ सीटें हैं। तो ऐसे में हम अगर बात करते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, जिसको उत्तर प्रदेश का सबसे समृद्ध क्षेत्र माना जाता है क्योंकि दिल्ली एनसीआर के आसपास आता है ये क्षेत्र, और जिसे कहते हैं गंगा जी के आसपास का भी एरिया है, तो यहाँ की पैदावार भी बहुत अच्छी है। एक से एक पावरफुल किसान नेता भी हैं यहाँ से, टिकैत परिवार जो है पूरा, और ये राष्ट्रीय लोकदल भी जो है अजीत सिंह चौधरी जी का, तो ये सारे तमाम जो बड़े कद्दावर किसान नेता भी हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने दिए हैं। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं आज पहले, है ना। तो मतलब मैं यही जानना चाह रहा था कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आप कह रहे हैं कि बात करते हैं, तो आखिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या है, किसका पलड़ा भारी है, क्या स्थिति है। देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम बात करें तो सीट्स काफ़ी पावरफुल हैं। गाज़ियाबाद की सीट हो गई, मेरठ, मोदीनगर, मुरादनगर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, कैराना, बढ़ाना, तो ये सब जो सीट्स हैं काफ़ी सारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। यहाँ पर जो बैटल है वो बहुत ज़बरदस्त है, और वेस्ट यूपी के अलग जोन्स भी हैं उसके अलावा, जैसे आपका बुलंदशहर बेल्ट हो गई, खुर्जा, शिकारपुर बेल्ट हो गई, साथ ही साथ स्याना बेल्ट हो गई, अनूपशहर बेल्ट हो गई, डिबाई बेल्ट हो गई। तो एक से एक बाहुबली नेता इधर से इस बेल्ट से भी आते हैं। तो उत्तर प्रदेश में विशेषकर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहाँ की राजनीति जो है, जो वहाँ का जो पॉलिटिकल कैंपेनिंग जिस तरीके की होती थी, वो उस पर कहीं ना कहीं एक रोक लग गई है कोरोना के चलते। इलेक्शन कमीशन ने, आपने देखा कि भाई किस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने भी बोल दिया है कि डिजिटल रैलीज होंगी, वर्चुअल रैलीज होंगी। तो अब यदि राजनेताओं को अपनी टिकट्स जिनको मिल गई हैं, अब तो टिकट्स मिल गई कई फेजेस में, तो जिनकी टिकट्स कंफर्म हो गए हैं उन नेताओं के पास सिवाय ऑनलाइन आकर अपना प्रचार करने के अलावा कोई बड़ा ऑप्शन अब नहीं रह गया है। रैली निकाल नहीं सकते, ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 लोगों से ज़्यादा की आप विज़िट नहीं बना सकते कोई। तो ऐसे में आप चुनाव में प्रचार करेंगे कैसे। और ये बात तो आप भली भांति जानते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई लोगों के पास जिन विधायक की सीट्स जिनको मिली हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, मतलब अधिकतर लोग बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, लोगों के अच्छे खासे व्यापार हैं, और सीट्स की बात करें तो सीट्स के लिए बंदरबाट भी होती है, पैसों की भी, आप ये जानते हैं। और ये भारतीय राजनीति की पुरानी चीज़ है, ये सब जानते हैं कहीं ना कहीं, और कई बार आरोप लगे हैं कई पार्टियों में टिकट के लिए पैसे लेते हुए। तो ऐसे में अब राजनेताओं की बड़ी दिक्कत है। अब सरकार किसकी आएगी वो तो आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि प्रेडिक्शंस होते हैं, तमाम पॉलिटिकल पंडिट्स हैं, और जो सर्वे एजेंसीज हैं उनकी बात करें तो कहीं ना कहीं पलड़ा तो ऑफकोर्स भारतीय जनता पार्टी का ही भारी है। लेकिन पार्टी के तमाम जिन लोगों को विधायक की सीटें जिनकी कंफर्म हो गई, उन लोगों को मैं बधाइयाँ देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। लेकिन इस बात को याद रखें कि अगर ऐसे माहौल में जब आप रैली नहीं कर सकते, खुलकर प्रचार नहीं कर सकते, तो ऐसे माहौल में आप लोगों के पास सिवाय ऑनलाइन आने के अलावा कोई तरीका नहीं है अपनी बात को अपनी जनता तक रखने का। और आज वो ज़माना है जहाँ मैं समझता हूँ कि एक औसतन एक व्यक्ति जो रिक्शा चलाता है या चाय की पटरी चलाता है,
वो व्यक्ति भी एक मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट कनेक्शन जियो का रखता है तकरीबन, किसी भी कंपनी का माने। मतलब जियो ने हालांकि ये क्रांति कर दी इंटरनेट की, मोबाइल इंटरनेट की। तो अब ऐसे में उत्तर प्रदेश चुनाव मतलब पूरा वर्चुअल हो गया है। हम जैसी बातें किया करते थे किसी ज़माने में कि पॉलिटिकल रैलीज़ भी ऑनलाइन हो, वो सब आज संभव हो गया है। तो हज़ारों की जो भीड़ लगती थी वो भी नहीं होगी, हो हल्ला भी नहीं होगा, तो शोर शराबा नहीं होगा, लेकिन मतदान होगा। अब ऐसी परिस्थिति में शांत मतदाता भी शांत है और मतदान का जो उत्सव है वो उत्सव भी इस बार शांत सा है। तो अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में मुस्लिम महिलाओं की, भाई मुस्लिम समाज के लोग कहते हैं कि भाई मुस्लिम समाज जो है या तो कांग्रेस को वोट देगा या सपा को वोट देगा या बसपा को वोट देगा, उनके पास कुल मिलाकर एक दो चार ऑप्शन है। हाल खांसी से याद है अरविंद केजरीवाल भी अपनी किस्मत आजमाना चाह रहे हैं। लेकिन उनका तो खैर आप जानते हैं, उनकी पार्टी में और पंजाब में आरोप भी लगाया कि पैसे लेकर टिकटें बेच रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले पंजाब में। तो कोई बड़ी बात नहीं कि उत्तर प्रदेश के, और उन्होंने ये भी आरोप लगाया, मैं नहीं कह रहा, ये आम आदमी पार्टी के ही नेताओं ने बात बोली है कि आम आदमी पार्टी जिस राज्य में भी जा रही है और अपनी टिकटें दे रही है तो वो आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं उससे केजरीवाल अमीर हो रहे हैं केवल। ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है, मेरा कहना नहीं है। मेरे को तो एक समय पे ये भी लगता था कि अरविंद केजरीवाल भले ही मतलब जो है मोदी से तो खैर कोई उनका मुकाबला ही नहीं, लेकिन एक दिल्ली शहर के एक ठीक ठाक एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं। कई बार ऐसा लगा भी, कुछ ऐसे काम करते भी हैं जो टेक्निकली राइट होते हैं। जैसे हम बात करें कोविड के दौरान फ़्लाइट्स कैंसिल कराने की अपील सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ने करी। इस बात का मैं भी मतलब प्रशंसा करता हूँ कि नहीं ठीक है, यदि हम मान के चल रहे हैं कि कोरोना है तो फिर उसके नियमों का भी पालन करो। तो बात उन्होंने वो सही बोली केजरीवाल जी ने। लेकिन उसके अलावा तो आप जानते ही हैं कि केजरीवाल को जो इतना भयंकर तरीके से जो इंटरनेट पर ट्रोल किया जाता है, हर बात के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, ठीक है ना। जैसे महात्मा गांधी का भी बहुत लंबे समय तक भारत के अंदर महिमा मंडन हुआ, लेकिन इंटरनेट का युग आते ही समाज के अंदर, समाज जो है हमारा युवा दो धड़े में बढ़ गया कि आधे लोग ये कहते हैं महात्मा गांधी बहुत अच्छे हैं, आधे लोग कहते हैं महात्मा गांधी, वो लोग महात्मा गांधी को नहीं पसंद करते, खराब बताते हैं महात्मा गांधी को। बहुत से लोग यहाँ तक कि गद्दार तक बताते हैं महात्मा गांधी को। सोशल मीडिया पर आपको इस तरीके की लोगों की ओपिनियन मिल जाएगी। तो आज नाथूराम गोडसे के भी बहुत समर्थक इस देश के अंदर हो चुके हैं अब। तो ये क्या बताता है? ये बताता है ध्रुवीकरण। समाज का ध्रुवीकरण हो चुका है, और ध्रुवीकरण तो सदा से ही था। बस ये था कि इस देश का जो बहुसंख्यक समाज है, हिंदू समाज, इस ध्रुवीकरण के प्रति अपनी आंखें मूंद के बैठा था। जैसे बांग्लादेश में मेरी बात हो रही थी हमारे किसी बंगाली मित्र से, तो उन्होंने बताया कि उनके काफ़ी सारे बांग्लादेश के अंदर उनके फ्रेंड्स भी हैं जो बांग्लादेशी हिंदूज़ हैं। तो वो लोग कहते हैं नहीं, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक चल रहा है, वो सब पढ़े लिखे कुलीन घरों के लोग हैं। तो उनके शायद उनके मोहल्लों में या उनके उस अर्बन एरियाज़ में रहते होंगे शायद, जब वहाँ पर ऐसी हरकतें ना होती हों। लेकिन किसी भी देश में, खासकर जो विकासशील देश हैं, भारत और बांग्लादेश जैसे, तो ऐसे देशों के अंदर होता क्या है कि जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ कोई ना तो कोई सर्वेलेंस होती है ज़्यादा, और ना ज़्यादा पुलिस वगैरह भी आप जानते हैं कि बस लचर है व्यवस्था। तो वहाँ पर ये जो जिहादी तत्व हैं, जो आतंकी तत्व हैं, वो ऐसी परिस्थितियों का फ़ायदा उठाते हैं और सक्रिय। लेकिन जो बांग्लादेश में भी जो शहर में रहने वाला हिंदू है, वो दिल्ली शहर में रहने वाले या भारत के किसी अन्य शहर में रहने वाले हिंदू की तरह ही है, जो काम धंधा करता है, नौकरी करता है, बिजनेस करता है, और उसको मोटा भाई 4 पैसे कमाने के अलावा दूसरी किसी चीज़ से कोई मतलब ही नहीं है। तो ये जो मेरुदंड विहीन, स्वार्थी और धिम्मी हिंदू है, ये एटीट्यूड तो हिंदुओं का वर्ल्ड वाइड नोन है। ये सब आप कहाँ की बात कर रहे हैं, वेस्टर्न यूपी की बात करें या हम ईस्टर्न यूपी की बात करें, इस वर्तमान उत्तर प्रदेश चुनाव की बात भी करें, तो उत्तर प्रदेश चुनाव के अंदर भी यही चीज़ है। जैसे योगी जी कह रहे हैं 80 बनाम 20 है, मैं बिल्कुल नहीं समझता 80 बनाम 20 है। क्योंकि क्या, अगर हम मान के चलें कि भारत में देखो कहीं ना कहीं एक कहना है कि बेसिकली हिंदू बनाम मुस्लिम को नंबर का नाम दे दिया एक में, ठीक है, बात ठीक है। लेकिन क्या इस देश के अंदर भी जो 80% हिंदू हैं, वैसे तो 80% किसी मुगालते में ना रहें। मैं अपने चैनल पे, इस शो पे तो कभी नहीं चाहूँगा कि ऐसा किसी भ्रम में कोई हिंदू रहे कि हम 80% हैं। हम 80 करोड़ शायद हो सकते हो, वैसे मुझे नहीं लगता कि हम 80 करोड़ भी हैं, और हम 80 करोड़ हो सकते हैं पर 80% नहीं, याद रखना। सही परसेंटेज तो मतलब बिगड़ गया था, 2011 तक ही बिगड़ गया था, लेकिन उस दौरान भी सही एक जो डेमोग्राफिक आंकड़े हैं कि किस धर्म विशेष की क्या कितनी पॉपुलेशन है, जो एक्यूरेट आंकड़े हैं वो सामने नहीं आए थे। तो अभी
कुल मिलाकर जो परिस्थिति है कि 80 बनाम 20 नहीं है चुनाव, चुनाव है मुश्किल से मान के चलिए साहब 50 या 40 बनाम उनका भी 30 या 35। मतलब उनकी हमारी टक्कर जो है ना अभी कांटे की नहीं है, अभी उनका पलड़ा थोड़ा हल्का है। पर ये पलड़ा जिस तेज़ी से इसके अंदर परसेंटेज चेंज जो आ रहा है उसको समझना बहुत आवश्यक है। और वहीं पर सेक्युलरिज्म का जो छद्म सपना है, जो स्वप्न है, वो भंग हो जाता है। क्योंकि सेक्युलरिज्म तब तक ठीक है जब तक मुझे कोई समस्या ना हो, लेकिन इस देश का हिंदू इस दर्जे तक सेक्युलर है कि इस देश में एक अमुक लड़के की सड़क पर गर्दन काट के जिहादी तत्वों ने हत्या कर दी, लेकिन उसके पिताजी ने बाद में भी इफ्तार पार्टी रखी, इस तरीके की चीज़ें हुई। तो कहीं ना कहीं मतलब इस देश के अंदर लोगों के अंदर अत्यंत सहनशील कि आप हमारे परिवार के लोगों को नुकसान भी पहुंचा दो पर फिर भी हम आपके सामने सजदे में झुकाकर बैठे हैं। तो ये जो मानसिकता है और इसका जो प्रचार है हिंदुओं के द्वारा, जो छाती पीट पीट कर जिस तरीके से हम दिखाना चाहते हैं कि साहब हम आपको बराबर मानते हैं, हम आपको बराबर मानते हैं, हम आपको बराबर नहीं, जो इस देश के अंदर जो लिबरल विचारधारा का मैं भी व्यक्ति हूँ, मैं खुद लिबरल विचारधारा का व्यक्ति हूँ। मैं इस बात के अगेंस्ट नहीं क्योंकि लोग वैलेंटाइंस डे क्यों मना रहे हैं और लोग क्रिसमस क्यों मना रहे हैं, ठीक है यार, जब तक सब कुछ खुशनुमा इस दुनिया में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन समस्या ये होती है जब आप देखते हैं, जब आप इस बात का फ़र्क नोटिस करना शुरू कर देते हैं कि आप अपने दोस्तों को ईद पर, क्रिसमस पर उनको विश करते हैं, तब वो लोग भी आपको रिप्लाई करते हैं। लेकिन जब आप अपने त्यौहार का पोस्ट जब अपने उस पर डालते हैं कि हैप्पी दिवाली या हैप्पी होली या कोई भी रक्षाबंधन जो हमारे त्यौहार है, तब आप देखते हैं कि आपके वो दोस्त जिनके त्योहारों पर आप विश करते थे, जो कि अन्य धर्मों के लोग थे, वही दोस्त आपके दिवाली और होली पर शायद ही विश करते हैं। और ये चीज़ मेरे साथ व्यक्तिगत रूप से भी एक समय पर हो चुकी है। और ये नहीं कह रहा कि इसी के आधार पर सब कुछ मान लेना चाहिए कि हर किसी के साथ ऐसा। बहुत मैं जानता हूँ बहुत से लोग हैं जिनके मुस्लिम दोस्त या क्रिश्चियन दोस्त उनको दिवाली होली पे भी उनको विश कर देते हैं। परंतु ये जो परसेंटेज जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ना, सारा खेल ही इस बात का है कि मेजॉरिटी ऑफ परसेंटेज जो है ना उसकी, वो आपके त्योहारों से। आप अभी दक्षिण भारत में कन्याकुमारी आपने नाम सुना होगा, आपको लगता हो कि दक्षिण भारत का कोई हिंदू शहर होगा, लेकिन कन्याकुमारी के अंदर आज परिस्थिति ये है कि हिंदू जो है वहाँ पर, आंकड़ों की भी बात करें तो 40% तो मुश्किल से आंकड़ों में रह गया होगा। और सच्चाई में जो सच्चे आंकड़े हैं उनमें वहाँ पर मुश्किल से 20 या 30% भी अब हिंदू कन्याकुमारी में नहीं रहा है, टोटली क्रिश्चियन हो चुका है। और कन्याकुमारी के एक पादरी वहाँ के इस तरीके का बयान देते हैं जो कि मतलब इस देश के आइडिया को रिजेक्ट करता है, जो इस देश भारत माता का अपमान करने वाला बयान देते हैं कि जो है हम भारत माता पर चप्पल पहन के इसलिए चलते हैं क्यों, ताकि भारत माता से हमें कोई गंदगी ना लग जाए, कोई बीमारी ना लग जाए। समझ रहे हैं? तो ये अब हम इसे क्या समझें? कन्याकुमारी में पादरी ने इस तरीके का बयान दिया और अनर्गला आपने देखा, असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, तमाम लोग हैं जो कुछ ना कुछ देश विरोधी बातें करते हैं लेकिन उनकी गिरफ्तारी भी नहीं होती है और खुलेआम घूम रहे हैं इस तरीके के लोग। उत्तर प्रदेश में मौलाना तौकीर रज़ा हैं कोई, उन्होंने भी बड़ी बड़ी बातें करी कि मैंने अपने लड़कों को कंट्रोल कर रखा है, मुझे डर है कि अगर मैंने उनका कंट्रोल छोड़ दिया तो हिंदुओं को जो है छोड़ेंगे नहीं, और इस तरीके की उन्होंने बातें करी तमाम उल्टी सीधी। तो सीधे सीधे मतलब हिंदुओं के जेनोसाइड की डिमांड करने वाली आप वीडियोज़ आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं ऑन रिकॉर्ड। तो 80 बनाम 20 सरकार कहना चाह रही है लोगों को, एक संदेश भी दे रही है लोगों को कि भाइयों अब हिंदू वर्सेस मुस्लिम का समय, जो इसको इस बात को समझकर वोट देने का समय हो चुका है। और बात सिर्फ हिंदू ही वर्सेस मुस्लिम नहीं, ये धर्मपरायण वर्सेस धर्म विद्रोही, धर्मपरायण वर्सेस अधर्मी, इसका चुनाव है। देश समर्थक वर्सेस देश विरोधी, देश समर्थक और देश विरोधी भी कह सकते हैं, क्योंकि जो धर्म क्या है, जो सृष्टि में धारण करने योग्य है केवल वही धर्म है, और जो त्याग करने योग्य है, जो नहीं अपनाने योग्य है, वही अधर्म है। समझ रहे हैं बात को? तो त्याग करने लायक, छोड़ने लायक, निषेध करने लायक कौन सी चीज़ें हैं? हिंसा, अनावश्यक हिंसा। हिंसा के उत्तर में करी गई जो हिंसा है वो आत्मरक्षा है, परंतु हिंसा जो है, अनावश्यक हिंसा जो है, वो गलत बताई गई सनातन धर्म में।
तो अनावश्यक हिंसा का निषेध किया जाए, वासनाओं का निषेध किया जाए, यह अधर्म है। और जो जो समाज में अच्छे लोगों को, निरीह प्राणियों को जो उनका वध करते हैं, उनको परेशान करते हों, उसका त्याग किया जाए और उस ऐसा करने वाले को और ऐसा करने वाले के कर्म को अधर्म या अधर्मी कहा जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो सनातन धर्म क्या शिक्षा देता है? आपके त्योहार होते हैं, आप दिए जलाते हैं, आप रंग फेंकते हैं, गुब्बारे चलाते हैं, छुरे नहीं चलाते हैं आप अपने त्योहारों पे। कुछ लोगों के त्योहारों पर अकेले भारत में मान के चलिए कि सैकड़ों करोड़ जानवर कुर्बान कर दिए जाते हैं और उनके तकरीबन 56 मुल्क हैं ऐसे, और उन मुल्कों के बाहर भी अच्छी खासी जनसंख्या है। तो हर साल सैकड़ों करोड़ जानवर सिर्फ अपने त्योहार के नाम पे कुर्बान कर दिए जाते हैं। तो क्या, और हम दिया जलाते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हम पटाखे चला रहे हैं तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पोल्यूशन हो रहा है, और नृशंस हत्या हो रही है। वो उनका त्योहार है, वो गलत नहीं। गलत ये है कि आप अपने त्योहार क्यों मनाते हैं? आप दिया जला रहे हैं, आपको पता नहीं सारे ग्लेशियर उसी की वजह से मेल्ट हो रहे हैं। यहाँ तक कि बहुत साल पहले मैंने अमर उजाला में मैं कहीं किसी रेलवे स्टेशन के पास था, तो वहाँ मैंने पढ़ा कि मंदिरों में होने वाली पूजा आरती से निकलने वाले धुएं से ग्लेशियर पिघल रहे हैं। और मैं देखकर मतलब हैरान था। मुझे उस समय लगा कि शायद मुझे गंगा जी में कूद के सुसाइड कर लेना चाहिए, क्योंकि या तो ये खबर लिखने वाला कोई जिहादी है, या फिर ये खबर लिखने वाला कोई सेक्युलर हिंदू है, क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं है कि वो दूसरे के त्यौहार पर प्रश्न उठा सके। इसलिए वो सारी गंदगी अपने अंदर ढूंढता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर उनकी तरफ उंगली उठाई तो उंगली काट के फेंक देंगे। यही सेक्युलर, जो सेक्युलर व्यक्ति है ना, वो यही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो उत्तर प्रदेश चुनाव 80 बनाम 20 होना चाहिए। और अब चौड़े में, जिसे कहते हैं ना, मतलब यूथ यही लैंग्वेज पसंद करती है, तो पूरी चौड़ाई से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आनी चाहिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। थैंक यू।